जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? इसके पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों को पढ़ा है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने हिंदी साहित्य के लेखन स्रोतों को पढ़ा। अब दोस्तों, हमारा जो सेशन है वो आदिकाल पे आ गया है। हम आदिकाल को पढ़ने वाले। आदिकाल की शुरुआत कहां से मानी जाती है ना। आदिकाल की समय सीमा क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सभी लोग तैयार हैं तो आ जाएं, जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दें। आदिकाल की समय सीमा दोस्तों अपन जानेंगे। ठीक है, आदिकाल की समय सीमा क्या है इसको हम पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर आते हैं, सबसे पहले आचार्य शुक्ल के अनुसार देख लेते हैं दोस्तों। आचार्य शुक्ल प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का क्या माना जा सकता है? आविर्भाव माना जा सकता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर के 1375, संवत 1375 अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। दोस्तों, अब यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहले तो यही बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है। आदिकाल की समय सीमा आपसे पूछी जाती है, तो आदिकाल की समय सीमा दोस्तों इन्होंने क्या मानी है? आपको पता है कि सर इन्होंने संवत 1050 से लेकर के 1375 मानी। ठीक है, सभी को क्लियर है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद हम यहां पर पढ़ते हैं कि सर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बताइए किस काल की सीमा महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक मानी जाती है। तो वो किसकी मानी जाती है दोस्तों? आदिकाल की मानी जाती। किसकी मानी जाती है? आदिकाल की। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। महाराज भोज, बताइए किस काल की समय सीमा महाराज भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक मानी जाती है? तो आपको बताना आदिकाल की। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको याद करना है। दो क्वेश्चन आपके दोस्तों हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। यहां पर आचार्य शुक्ल ने कहा कि राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभा में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। दोस्तों, आपने देखा होगा चारण मतलब क्या है? राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार की, चारण कवि दोस्तों मतलब जो उनके चरणों में रहते थे या राजाश्रित थे, इस प्रकार से है ना, उनके राजाश्रय में रहते थे। राजाश्रित कवि और चारण, तो इसको याद रखना। जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभा में सुनाया करते थे, उसी प्रकार से दोस्तों आदिकाल में जो कवि थे आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। आपने पढ़ा है ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। किसने पढ़ा ग्रंथ पृथ्वीराज रासो? बताइए पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? प्रमोद सैनी जी बताइए पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताना है। और आपने देखा होगा कि सर पृथ्वीराज रासो के रचनाकार तो चंद्रवरदाई है। अब चंद्रवरदाई दोस्तों किसके आश्रय में थे? पृथ्वीराज रासो के आश्रय में थे। तो ये क्या करते थे? ये अपने राजा पृथ्वीराज रासो के पराक्रम का वर्णन किया करते थे दोस्तों, है ना। तो आदिकाल में ऐसे ही प्रथा थी दोस्तों। चारण कवि थे जो अपने राजाओं के आश्रय में रहते थे और उनका वर्णन वो बड़ा चढ़ाकर करते थे उनके पराक्रम का। ठीक है, तो ये प्रथा थी काय में? आदिकाल में, है ना। यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल दोस्तों कहा है। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कवि जो है राजाओं के आश्रय में रहते थे और राजाओं के पराक्रम का वर्णन कहते थे, है ना। और दोस्तों जिस पराक्रम पूर्ण वर्णन के मतलब जो ग्रंथ लिखे जाते थे, है ना, इसी परंपरा को इन्होंने कहा है रासो परंपरा, है ना। इन्होंने इसी परंपरा को रासो परंपरा नाम दिया है और इन्होंने कहा है कि इसी परंपरा के आधार पर हमने इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया। वीर गाथा काल नाम दिया क्योंकि दोस्तों यहां के जो कवि थे
इन्होंने अपने राजाओं, अपने राजाश्रित राजाओं के दोस्तों क्या किया, पराक्रम का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया, उनकी वीरता का वर्णन किया। तो वही रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम क्या नाम दिया है, वीर गाथा काल। तो यहां से दोस्तों इतना सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें अपन को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको ये चीज याद करनी है। एक तो आदिकाल की समय सीमा आपको पता होनी चाहिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 से लेकर के 1375। दूसरा आपको ये याद करना है कि महाराजा भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक का जो काल माना जाता है वो किस काल का समय माना जाता है, तो वो आदिकाल या फिर वीर गाथा काल का समय माना जाता है। ठीक है, ये चीज अपन को याद करनी है। अब उसके बाद यहां पर आते हैं दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का प्रारंभ माना जाता है। बताइए, प्रश्न क्रमांक 1 अब भी अपन ने पढ़ा है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का प्रारंभ माना जाता है संवत 1050 से 1375, संवत 1000 से 1350, संवत 700 से 1343 या फिर संवत 750 से दोस्तों 1000। जल्दी से यहां पर आपको चयन करना है, फटाक से आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का जो प्रारंभ माना जाता है वो क्या माना जाता है। इसका आंसर आपको चयन करना है। सभी लोग आंसर बताएंगे फटाफट से, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। सभी ने पढ़ा है कि सर रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल की समय सीमा मानी है वो संवत 1050 से लेकर के 1375 मानी है। कितनी मानी है, 1050 से 1375। ठीक है, सभी से बनेगा, बहुत बढ़िया। अब यहां पर जाते हैं दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का प्रारंभ संवत 1050 से 1375 माना जाता है। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल का प्रारंभ संवत 1000 से 1350। यहां पर देखना कंफ्यूज यही दो करते हैं, या तो आपसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, अधिकांशतः हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूछा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है ना। तो यहां पर आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्या है कि 1050 से 1375 ये तो रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। ठीक है, और 1000 से 1350 ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है। हजार से हजारी हजार है ना, हजारी हजार से मानते हैं दोस्तों, 1000 से 1350 ध्यान रखना, हजारी हजार से मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल 1050 से मानते हैं। हजारी कब से मानते, बोले सर 1000 से मानते हैं। तो 1000 से लेकर के 1350 तक का जो समय आदिकाल का माना है वो माना किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको पता चल गया कि हजारी ने 1000 से माना है, अब नहीं आप भूलोगे। ठीक है, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी साहित्य का जो आरंभ होता है दोस्तों वो 700 से लेकर के 1343 इन्होंने माना है, 700 से लेकर के 1343 हो गया। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार आदिकाल का प्रारंभ 1184 से 1350 ईस्वी माना है दोस्तों इन्होंने। ठीक है, ये अपन का हो गया। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार 1000 ईस्वी से 1350 इन्होंने भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ही माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको पता चल गया, ये आपको याद रख लेना। एक तो आप मिश्र बंधुओं का भी याद रख लो, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। और आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी हजार से मानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम काल संधि काल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधि काल का आरंभ आपको बताना है, तो क्या है जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर आपको बताना है, उत्तर क्या है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम काल संधि काल का आरंभ माना है, तो किसने माना है बताएं, किसने माना है। संवत 750 से 1000, संवत 1000 से दोस्तों आपको बताना है कि रामकुमार वर्मा के अनुसार संधि काल का समय क्या माना है, क्या माना है बताइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा दोस्तों कि आचार्य रामकुमार, जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा थे है ना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा थे, तो आपको पता है कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को संधि, एक तो क्वेश्चन यही आता है ना, तब आपका यहां पर प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर।
संबत 750 से 1000, ये संधि काल है दोस्तों, 750 की संधि। ठीक है, ये आपको याद करना है, ये 750 से 1000, संबत 750 से 1000 का जो काल है ये दोस्तों क्या है, इस दोस्तों याद रख लेना, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल का आरंभ माना है, यहां से संधि काल का आरंभ। ठीक है, तो ये संधि काल का आरंभ अपन को याद करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का जो प्रथम काल है उसे क्या नाम दिया, तो संधि काल, या हिंदी के प्रथम काल को, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को संधि काल नाम किसने दिया, तो रामकुमार वर्मा ने, है ना। और इसका समय भी आपको याद रख लेना, आईएमपी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम काल चारण काल का आरंभ माना जाता है। बताइए, आपने पढ़ा होगा कि सर हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल सबसे पहले कहा था किसने, सबसे पहले ये चारण काल भी कई बार पूछा गया कि हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल किसने कहा, तो सबसे पहले चारण काल ग्रियर्सन ने कहा। उसके बाद चारण काल आपको पता है किसने कहा दोस्तों, राम कुमार वर्मा ने। किसने कहा, राम कुमार वर्मा ने। तो इनको अपन को याद करना है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम काल चारण काल का आरंभ जो माना जाता है वो बताना है आपको कब से माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और दोस्तों आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर 700 से लेकर के 1300 ईस्वी, ये डॉक्टर दोस्तों ग्रियर्सन, है ना, ग्रियर्सन ने चारण काल का समय माना है। ये चारण काल का समय माना किसने, ग्रियर्सन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रियर्सन का अपन को याद करना है दोस्तों। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम काल चारण काल का आरंभ माना जाता है 700 से लेकर के 1300 ईस्वी, 700 से लेकर के 1300 ईस्वी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अपन देखते हैं हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्धों की रचनाओं से मानने वाले विद्वान कौन हैं। सिद्धों की रचनाओं से मानने वाले विद्वान कौन हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्धों की रचनाओं से मानने वाले विद्वान कौन हैं, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर दिनेश, मिश्र बंधु, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक और अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवा रहे पहले, फिर विस्तृत पढ़ेंगे, है ना। हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्धों की रचनाओं से मानने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान कौन है। क्वेश्चन अच्छा है, वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और इसी प्रकार से अध्ययन में आपको जुटे रहना है। यहां पर 4 नंबर का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर दिनेश, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। डॉक्टर दिनेश आपका राइट आंसर है ना। इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्धों की रचनाओं से माना है दोस्तों, बी नंबर बिल्कुल सही है। उसके बाद यहां पर देखें कि डॉक्टर दिनेश हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्धों की रचनाओं से मानते हैं। डॉक्टर दिनेश के अनुसार अगर हम सिद्ध साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें तो हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह हो जाएगा। अगर एक कथन कभी आपसे पूछा जाए तो आपको डॉक्टर दिनेश लगाना है। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी दोस्तों रचनाएं साहित्यक कोटि की नहीं मानी। बताइए, आचार्य शुक्ल ने किसकी रचनाएं साहित्यक कोटि की नहीं मानी। देखते हैं कौन कौन आंसर बता रहा है। उसके बाद यहां पर आते हैं गुरु गोरखनाथ की रचनाओं से, अर्थात 10वीं शताब्दी के अंत से आदिकाल का प्रारंभ मानने वाले विद्वान कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुरु गोरखनाथ की रचनाओं से अर्थात 10वीं शताब्दी के अंत से आदिकाल का प्रारंभ मानने वाले विद्वान कौन है। यहां पर अपना डिस्कशन काय पे हो रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है, इस पर डिस्कशन हो रहा है ना। अलग अलग विद्वान ने कब से, कहां से, कैसे माना है, इस पर अपना डिस्कशन हो रहा है, इस पर अपनी चर्चा हो रही है। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन आपका आया कि गुरु गोरखनाथ की रचनाओं से अर्थात 10वीं शताब्दी के अंत से आदिकाल का प्रारंभ मानने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान कौन है, वो बताना है। दिग्विजय जी बताइए इस प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर। और 5 में आपका आंसर है कि सर भागीरथी मिश्र जो हैं, भागीरथ मिश्र जो हैं, इन्होंने गुरु गोरखनाथ की रचनाओं से
अर्थात 10वीं शताब्दी के अंत से आदिकाल का प्रारंभ इन्होंने माना है। किसने? भागीरथी मिश्र ने। यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा रश्मि गिरी जी, बी नंबर आपका सही होगा, भागीरथ मिश्र ने माना है ना। तो ये अपन को याद कर लेना। उसके बाद यहां पर आपका दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना टारगेट क्या था? टारगेट क्या था? सबसे पहले अपन को समय सीमा जाननी थी। आखिर आदिकाल का जो प्रारंभ हुआ वो कब से हुआ? आदिकाल का प्रारंभ अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से बताया, अलग अलग तरीके से बताया। अपन ने रामकुमार वर्मा का देखा, ग्रियर्सन का समय देख लिया, है ना। उसके बाद दोस्तों अपन ने डॉक्टर दिनेश की बात कर ली, भागीरथी मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन सभी की समय सीमा देख ली कि आखिर किसने आदिकाल की समय सीमा या आदिकाल का प्रारंभ कहां से माना है। ठीक है, अब अपन को हिंदी का प्रथम कवि देखना है कि आखिर हिंदी का प्रथम कवि कौन है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है, एक स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। हिंदी का प्रथम कवि अपन को याद करना है दोस्तों। यहां पर हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है बताइए। अगर इस प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आप क्या उत्तर लगाएंगे? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को, सरहपा को, पुष्य या पुण्य को, या फिर शालिभद्र सूरी को? अगर नॉर्मल क्वेश्चन आपसे आता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है तो आप क्या उत्तर लगाएंगे बताइए। हिंदी का प्रथम कवि कौन है, आप क्या उत्तर लगाएंगे? स्वयंभू, सरहपा, पुष्य या पुण्य, या फिर शालिभद्र सूरी? तब यहां पर आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर हिंदी का प्रथम जो कवि है वो कौन है? सरहपा, यानी बी नंबर आपका यहां पर। यहां से क्वेश्चन आता ही है एक ना एक क्वेश्चन, तो यहां पर तो आपका सीधा उत्तर सरहपा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखते हैं। अब दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद टीजीटी में पूछा गया था या फिर पीजीटी में यहां से पूछा गया था। तो आपको पता ही है कि सर सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? आपका उत्तर होगा राहुल सर। राहुल सर, तो राहुल से राहुल और सर से सरहपा, तो राहुल ने सर को माना यानी सरहपा को माना। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना। स्वयंभू को, यह क्वेश्चन भी कई बार आया है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो आपको उत्तर लगाना डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो उत्तर होता है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपकी टीजीटी में आ गया था, एक क्वेश्चन कि पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? आपने उत्तर सही लगाया था कि नहीं लगाया था? यह प्रश्न आपके परीक्षा में आया था कि पुष्य या पुण्य को हिंदी का, एक क्वेश्चन बनता ही है यहां से, पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? किसने माना? तो शिव सह सेंगर। और आपको पता है शिव की बात आई है तो शिव पर हम क्या चढ़ाते? बोले सर पुष्प चढ़ाते। पुष्प चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं, है ना। शिव पर आप जाते हो, जल ढारने जाते हो, तो आप क्या करते हो? पुष्प चढ़ाते, पुष्प। तो पुष्प या पुष्य, पुष्य या पुण्य को दोस्तों हम चढ़ाते हैं कहां पर? शिव जी पर। तो शिव सह सेंगर ने पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना था। ठीक है, तो यहां पर अपन को याद कर लेना, ये हो गया। उसके बाद यहां पर देखो अब्दुल रहमान जो है, जिसे दोस्तों अद्दहमाण भी कहा जाता है। अद्दहमाण भी कहा जाता है, इन्हें अब्दुल रहमान भी कहा जाता है, याद रख लेना। और इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। दोस्तों अपन ने देखा था कि अब्दुल रहमान की एक रचना है, कौन सी? संदेश रासक, जिसे आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है। संदेश रासक, संदेश रासक का काव्य रूप क्या है? संदेश रासक दोस्तों खंड काव्य है। संदेश रासक क्या है? खंड काव्य है। और संदेश रासक के रचनाकार कौन है? तो उत्तर होता है अब्दुल रहमान। ठीक है, तो अब दूर नहीं संदेश भेजना। बोले सर हजारों संदेश, आपने देखा होगा आप व्हाट्सएप पे एक बटन दबाओ हजारों संदेश चले जाते हैं। तो अब दूर नहीं संदेश भेजना, अब्दुल रहमान, है ना, को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूरी, शाली गणपति चंद्रगुप्त, गणपति, तो शाली से शाली का नाम याद आ गया होगा कई लोगों को। बोले सर हमारी शाली तो गणपति की पूजा करती है ना, याद रख लेना दिग्विजय जी।
आपकी साली तो नहीं करती गणपति की पूजा, नहीं तो बहुत बुद्धिमान हो गई होगी, क्योंकि बुद्धि के देवता गणपति है ना। तो बोले साली से साली भद्र सूरी, और साली भद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक है, उसके बाद विद्यापति। अब विद्या तो दोस्तों किस कौन अर्जित करता है? बोले सर विद्या तो बच्चे अर्जन करते हैं, तो विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानेंगे? बोले सर बच्चन से मानेंगे, डॉक्टर बच्चन से है ना। तो बच्चन क्या करते? विद्या अर्जित करते, विद्या। तो विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर बच्चन से ने माना। तो यहां पर पूरी के पूरी याद करना है, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को किसने माना? बोले सर राहुल सर। शादी नहीं हुई है दिग्विजय जी की, अब की बार पक्का हो जाएगी, आपकी जॉब भी पक्का है ना। नाय से नौकरी और माय से छोकरी, दोनों चीजें ठीक है, तो पक्की होने वाली, अब आपकी चिंता नहीं करो। यहां पर सरहपा राहुल सांकृत्यायन, स्वयंभू राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये भी अपन को याद करना है। पुष्या पुंड को किसने माना? डॉक्टर सेंगर ने। अब्दुल रहमान को दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना, इसको भी अपन को याद रख लेना है। अच्छा, खुशी जी की साली करती है गणपति जी की, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब्दुल रहमान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी याद रख लेना। साली भद्र सूरी गणपति चंद्रगुप्त याद रख लेना। और यहां पर अपन को याद रख लेना है, हाँ ये जूनियर एडिट के लिए ही है सुचिता जी, जूनियर एडिट के लिए ही ये क्लासें चल रही हैं, तो इसको याद करना। और विद्यापति को डॉक्टर बच्चन से ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि में जो इंदु को किसने माना? जो इंदु को वासुदेव ने माना, वासुदेव ने जो इंदु को हिंदी का प्रथम कवि माना। दोस्तों पढ़ लेना अच्छे से, एक क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जो इंदु को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, आप क्या लगाओगे? वासुदेव, वासुदेव, ठीक है। राजा मुंज को किसने माना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, और रामचंद्र शुक्ल ने भी राजा मुंज को ही माना दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि। कभी अगर आपसे पूछा जाए है ना कि राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी माना है, इसको याद करना। और गोरखनाथ को माता प्रसाद गुप्त ने और जयदेव ने हिंदी का प्रथम कवि माना। तो अब प्रथम कवि के लिए आप लोग तैयार हैं? बताइए स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? फटाक से कमेंट में लिखिए। स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने आदिकाल की समय सीमा जानी, किस कवि ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है वो देखा। उसके बाद अपन ने हिंदी का प्रथम कवि देखा। अब हिंदी की प्रथम रचना को पढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए, क्वेश्चन आपके लिए है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? फटाक से बताना है। हिंदी की प्रथम रचना दोस्तों, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, इस पर अपन बढ़ेंगे। और आप लोगों का बिल्कुल भी सही कमेंट आया है कि सर स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा ने माना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है ना। अब बात करेंगे श्रापकाचार की। तो श्रापकाचार का रचना काल 933 ईस्वी है, और आपको पता है कि इसके रचनाकार कौन है? देवसेन है। श्रापकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का निरूपण किया गया। अब दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है, तो आप लगाते हो सरहपा। अगर नॉर्मल आपसे पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो आपको लगाना है श्रापकाचार। आपको क्या लगाना? श्रापकाचार। कभी कभी पूछा जाता है कि श्रापकाचार है ना, श्रापकाचार अपन को याद रख लेना कि श्रापकाचार का रचना काल क्या है, तो रचना काल है दोस्तों 933 ईस्वी। श्रापकाचार के रचनाकार कौन है, तो उत्तर हो जाएगा देवसेन। अब आपने एक क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा है ना, क्या नहीं पूछा कि सर ऊपर तो आप बता रहे हो कि हिंदी का प्रथम कवि सरहपा है, ऊपर तो आपने बता दिया कि हिंदी का प्रथम कवि सरहपा है, और नीचे आप बता रहे कि हिंदी की प्रथम रचना श्रापकाचार है ना। ये कैसा तालमेल है? आपको पैच समझ में आ रहा, कैसा पैच फंसा यहां पर? हिंदी का प्रथम कवि सरहपा और हिंदी की प्रथम रचना श्रापकाचार जो कि देवसेन की है। इस पैच को आपको सुलझा देना है। कैसा सुलझा देना है कि सर सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था सरहपा ने, लेकिन सबसे पहले जो रचना हुई है ना, एक रचना दोस्तों हुई है पुस्तकाकार के रूप में, वो श्रापकाचार की हुई है।
और श्रापकाचार्य के रचनाकार कौन है? देवसेन। जैसे यहां पर अपन बैठे हैं, जैसे दिग्विजय जी हैं, अभी हिंदी का सबसे पहले प्रयोग कर दें, कुछ हिंदी में बोल दें, है ना, और हम हिंदी में पहले रचना कर दें, तो हिंदी के प्रथम कवि तो दोस्तों कौन कहलाएंगे? कौन कहलाएंगे? दिग्विजय। लेकिन हिंदी में प्रथम रचना जो करेंगे वो दोस्तों हमारा नाम आ जाएगा। ऐसे ही आपको समझ लेना है, ठीक है। तो अपन को याद करना है दोस्तों, है ना, याद रखेंगे। सरायपा की अपन ने दोहा कोश अपन ने पढ़ी है, सरायपा की रचना दोहा कोश पढ़ी है ना अपन ने, इस प्रकार से याद रख लेना। श्रापकाचार्य देवसेन का अपन को याद करना है। निम्न में से आदिकाल की कौन सी विशेषता नहीं है? बताइए। इतनी चीजें अपन ने पढ़ ली, अब आपको बतानी कौन सी आदिकाल की विशेषता नहीं। वीरता की प्रवृत्ति, आलंबर रूप में प्रकृति का चित्रण, राष्ट्रीयता की भावना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अब देखना दोस्तों, यहां पर आपका याद रख लेना है कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका। देखना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी की प्रथम रचना संदेश रासक को किसने माना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। शालिभद्र सूरी की रचना दोस्तों भरतेश्वर बाहुबली रास को किसने माना हिंदी की प्रथम रचना, तो गणपति चंद्र गुप्त ने माना, है ना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अपन ने कभी पढ़ लिए उनकी रचनाओं को दोस्तों, वो हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं, ये भी याद करना। और निम्न में से आदिकाल की कौन सी विशेषता नहीं है, तो वीरता की प्रवृत्ति तो है, आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण, राष्ट्रीय भावना, तो राष्ट्रीय भावना नहीं है, यानी कि आपका उत्तर यहां पर सी नंबर जो है, ये सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं आदिकाल की विशेषताओं को, आदिकाल की विशेषताएं। अब आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा उसको देखो, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए आदिकाल की कौन सी विशेषता है या फिर नहीं है। तो आदिकाल की एक विशेषता है दोस्तों वीरता की प्रवृत्ति। आदिकाल में वीरता की प्रवृत्ति थी, है ना, राजाओं महाराजाओं की वीरता का वर्णन किया जाता था, तो वीरता की प्रवृत्ति थी। श्रृंगारिकता भी थी दोस्तों, श्रृंगार वीरता की जगह, वीरता के अलावा श्रृंगारिकता भी थी, है ना, तो श्रृंगारिकता भी आदिकाल की विशेषता है, इसको भी अपन को याद रख लेना है, ठीक है। अब यहां पर देखो युद्धों का सजीव वर्णन, है ना, बहुत बढ़िया दिग्विजय जी। और युद्धों का सजीव वर्णन दोस्तों, युद्धों का सजीव वर्णन ये आदिकाल की विशेषता है। आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण, आलंबन रूप में, ये क्वेश्चन आता है, आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण भी किया गया, तो ये दोस्तों किसकी प्रवृत्ति है? आदिकाल की प्रवृत्ति है, वीरगाथा काल की प्रवृत्ति है ना। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है दोस्तों यहां पर, है ना। आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई आदिकाल में। और रासो काव्य परंपरा, रासो काव्य परंपरा समझ गए, रासो काव्य परंपरा वो थी दोस्तों जिसमें, है ना, क्या राजाओं के यशोगान की परंपरा चल पड़ी थी, उनके यशोगान का वर्णन किया जाता था, उसी परंपरा को या रासो परंपरा कहा गया। तो यहां पर अपन ने देखा कि सर आदिकाल की अगर विशेषताओं की बात करेंगे तो वीरता की प्रवृत्ति मिलती है, श्रृंगारिकता की भावना मिलती है आदिकाल में, ठीक है। उसके बाद युद्धों का सजीव वर्णन, आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, आश्रयदाताओं की प्रशंसा और दोस्तों रासो काव्य परंपरा, ये भी अपन को याद करना है। अब अपन आदिकाल की विशेषताओं को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि आदिकाल में दोस्तों, आदिकाल में दो शैलियां मिलती हैं, दो शैलियां मिलती हैं दोस्तों। कौन कौन सी? एक तो डिंगल और दूसरी पिंगल, ये दो शैलियां मिलती हैं, है ना। डिंगल देखो, डिंगल में कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग होता है। कैसी? कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग होता है डिंगल में, और पिंगल में कर्णप्रिय शब्दावलियों का प्रयोग होता है। तो अपन को याद करना है दोस्तों कि यहां पर याद रखते ना, डिंगल में कर्कश शब्दावली। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है कि डिंगल किस किस के योग से बनती है और पिंगल, डिंगल बताना सबसे पहले, डिंगल किस किस के योग से बनती है, बताइए जल्दी से, आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है। तो डिंगल के बारे में बताइए सबसे पहले। तो आपको पता है शैलियां थी डिंगल और पिंगल। अपन से एक क्वेश्चन आता है कि आदिकाल की क्या भाषा थी, तो क्वेश्चन में आता है डिंगल पिंगल, इसे भाषा मान लिया गया दोस्तों, ठीक है। आदिकाल में आला छंद 31 मात्रा बहुत प्रचलन में था, यह वीर रस का दोस्तों प्रसिद्ध छंद था। आला, आला वीर रस का। एक क्वेश्चन आता है कि आला किस ऋतु में गाया जाता है, आला किस ऋतु में गाया जाता है, तो आला गाया जाता है दोस्तों किस ऋतु में? आला गाया जाता है वर्षा ऋतु में।
ठीक है, तो बहुत बढ़िया, सही लोगों ने बताया है कि सर अपभ्रंश और राजस्थानी, है ना, राजस्थानी और अपभ्रंश मिलाकर के क्या बनती है, राजस्थानी और अपभ्रंश मिलाकर के बनती है क्या, डिंगल। राजस्थानी और अपभ्रंश मिला के बनती है क्या, डिंगल, है ना। और दोस्तों ब्रज और अपभ्रंश मिला के बनती है क्या, पिंगल, है ना। पिंगल याद रखते ना, ब्रज पिंगल, ब्रज पिंगल। बोले हम पिंगल को ब्रज गए, काय को ब्रज गए, पिंगल को ब्रज गए। तो पिंगल में ब्रज आती है और डिंगल में राजस्थानी जुड़ती है अपभ्रंश के साथ, अपभ्रंश दोनों में रहती है, ठीक है। तो डिंगल पिंगल में पूछा जाता है कि डिंगल किसका मिश्रण है और पिंगल किसका मिश्रण है। तो ब्रज दोनों, अपभ्रंश दोनों में रहती है, सिर्फ आपको याद रख देना है। बोले सर हम तो ब्रज के लिए, है ना, पिंगल के लिए ब्रज गए, है ना, काय के लिए ब्रज गए, पिंगल, पिंगल याद रख लेना, पिंगल के लिए ब्रज गए, है ना। पिंगल दोस्तों एक छंद शास्त्र के आदि आचार्य माने जाते हैं, पिंगल छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं पिंगल। तो अपन पिंगल को ब्रज गए, तो पिंगल में ब्रज लगाना है और दोस्तों डिंगल में राजस्थानी, डिंगल याद रख लेना, है ना, डिंगल डिंगल राज है। बोले सर डिंगल डिंगल, तो याद करो, इतना ही बस याद कर लेना कि हम पिंगल को ब्रज गए, बाकी अपने आप डिंगल का आपसे बन जाएगा। ये पूछा जाता है आपसे अपभ्रंश में 15 मात्राओं का एक चौपाई, जो आज अपन चौपाई छंद पढ़ते दोस्तों, आज ये 16 मात्राओं का है ना, 16 मात्राओं का है, लेकिन अपभ्रंश में ये 15 मात्राओं का हुआ करता था, है ना। हिंदी में चौपाई में एक मात्रा और बढ़ा दी गई, चौपाई के रूप में अपनाया गया, अर्थात चौपाई 16 मात्राओं का छंद है। आज आपसे पूछा जाएगा कि चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है, तो आप क्या बताओगे, 16 मात्राओं का, है ना। चौपाई में दोस्तों, काय में दोस्तों अपभ्रंश में 15 मात्राएं होती थी, ठीक है, याद रख लेना है। हम तो पिंगल के लिए ब्रज गए, पिंगल के लिए ब्रज गए, बहुत बढ़िया। तो ये डिंगल पिंगल शैली थी दोस्तों आदिकाल की, जिनको अपन को याद करना है, जिसको भाषा मान लिया गया। और चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति कड़बक पद्धति कहलाती है दोस्तों। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति, ये क्वेश्चन भी आया है कई बार, चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति क्या कहलाती है, आपसे पूछा जाता है। तो आप क्या बताओगे, चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति कड़बक पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है, कड़बक पद्धति कहलाती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और अपभ्रंश सिद्ध साहित्य में बात करें दोस्तों, तो डिंगल में रासो काव्य, है ना, खड़ी बोली, अमीर खुसरो की रचनाएं और मैथिली विद्यापति भाषा का प्रयोग, वीर एवं श्रृंगार रस प्रधान प्रबंधात्मक रासो काव्य, ये अलग प्रकार से इनकी दी है, खैर इसकी कोई बात नहीं है, ये अपन को याद रखते ना कड़बक पद्धति को, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं दोस्तों आदिकाल का नामकरण। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया बताइए जल्दी से। अपन ने आदिकाल पर आए और आदिकाल की सबसे पहले तो अपन ने क्या की, आदिकाल पर दोस्तों अपन ने ब्रज भाषा, आदिकाल पर दोस्तों सबसे पहले अपन ने इसकी समय सीमा जानी कि आदिकाल की समय सीमा क्या है, इसको अपन ने पढ़ा। फिर आदिकाल की समय सीमा के बाद अपन ने हिंदी की प्रथम रचना जानी, हिंदी की प्रथम दोस्तों कवि को जाना, हिंदी का प्रथम कवि कौन है। उसके बाद हिंदी की प्रथम रचना को जाना, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। उसके बाद दोस्तों अपन ने आदिकाल की विशेषताओं को पढ़ा, है ना, डिंगल पिंगल शैली को पढ़ा। अब अपन आदिकाल का नामकरण पढ़ेंगे, जहां से आपका एक क्वेश्चन बनता ही है। तो हिंदी आपको पता है आदिकाल का प्रथम कवि कौन है, वहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है। आदिकाल का नामकरण किसने किस प्रकार से किया, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध आगे बढ़ रहे हैं। अब अपन आदिकाल का नामकरण पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको बताना है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया, बताइए। कुछ क्वेश्चन और कुछ विस्तृत ज्ञान बताएं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया, ये आपको बताना है ना, जल्दी से बताना है। चाय बहुत दिन के बाद आई, इसलिए आज दोस्तों बहुत अच्छे से हम आपको याद भी करवा रहे हैं, है ना। क्या है, चाय आए नहीं देते इन लोग, बोले सर लगे रहो पढ़ाते। अब कहां तक पढ़ाएंगे यार, है ना। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया, बताइए। रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर मिश्र बंधु ने। ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो याद रख लेना कि सर आदिकाल को सिद्ध सामंत काल जो नाम दिया था
वो दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ये बी बिल्कुल सही है। यहां पर आते हैं दोस्तों, अब अपन यहां पर आदिकाल का नामकरण पढ़ते हैं, नामकरण पढ़ते हैं। यहां पर देखो आपसे पूछा जाता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? वीर गाथा। तो आपको पता है कि सर रामचंद्र शुक्ल ने। ये तो लगभग सभी को पता है कि आदिकाल को जो वीर गाथा काल नाम दिया वो दिया रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि रामचंद्र तो क्या थे? वीर पुरुष थे। वीर पुरुष थे कि नहीं थे? वीर पुरुष थे, है ना। तो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने दिया, ये भी अपन को याद करना है दोस्तों, ठीक है, इसको याद करेंगे। उसके बाद यहां पर देखते हैं सिद्ध सामंत काल किसने कहा? उत्तर होता है राहुल सांकृत्यायन ने, है ना। सिद्ध सामंत, तो सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा, है ना। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो आदिकाल को दोस्तों आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। लगभग इतनी चीजें तो सभी को पता है, लेकिन अब ये चीज अपन ने को पढ़ना है कि संधि काल एवं चारण काल किसने कहा? तो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, राम कुमार वर्मा, ठीक है। तो संधि काल एवं चारण काल कहा राम कुमार वर्मा ने, राम कुमार वर्मा। और बीज बपन काल, ये क्वेश्चन आता है कि आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा? तो आपको बताना महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि महावीर का नाम आप जानते हो, हनुमान जी को भी महावीर कहा जाता है। और दोस्तों एक महावीर जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर भी महावीर हैं, महावीर भगवान हैं, है ना। और महावीर भगवान ने अहिंसा के बीज बोए। काय के बीज बोए? अहिंसा के बीज, बीज से बीज और बीज बोए अहिंसा के किसने? महावीर ने। तो बीज से बीज बपन काल, और बीज बोए थे महावीर ने, तो बीज बपन काल कौन कहेगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी कहेंगे कि राम कुमार वर्मा कहेंगे? बोले सर नहीं, बीज तो महावीर ने ही बोए, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल। आरंभिक काल किसने कहा? तो आरंभिक काल मिश्र बंधु 3 भाई थे दोस्तों, श्याम गणेश सुखदेव, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये 3 भाई थे। और तीनों भाई दोस्तों आरंभ से साथ में रहे, तो आरंभ से रहे तो आरंभिक काल कौन कहेगा? आरंभिक काल मिश्र बंधु कहेंगे, ठीक है, याद रख लेना। बीज बपन काल कौन कहेगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। संधि काल एवं चारण काल कौन कहेगा? राम कुमार वर्मा, ये भी अपन को याद रख लेना। आदिकाल देखो, आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा आदिकाल, ठीक है, ये भी याद रख लेना। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने, वीर गाथा काल आचार्य हजारी। अब दोस्तों यहां आपको कोई ऐसा लग रहा कि जो आपसे नहीं बनेगा, आपसे बनेगा, इसके बाद में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा। उसके बाद देखते हैं प्रारंभिक काल। देखो आरंभिक काल और प्रारंभिक काल में आप बहुत कंफ्यूज होते हो, आपको आरंभिक और प्रारंभिक में कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम कोई काम प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ करते तो अपन क्या बोलते हैं? श्री गणेश करो, गणेश करो, तो गणेश को गणपति कहा जाता। तो गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य के दोस्तों आरंभिक काल को या आदि काल को प्रारंभिक काल नाम दिया। प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त, प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त, ठीक है। अब एक कंफ्यूज और यहां पर रहता है, कभी कभी आपके एग्जाम में क्या होता है कि केवल प्रारंभिक काल पूछ लिया जाता है और वहां पर गणपति चंद्र ऑप्शन में नहीं होता, केवल मिश्र बंधु ऑप्शन में होते। कंफ्यूज यहीं पर तो यहीं से क्रिएट होता है, तो आपको गलती नहीं करना। अगर गणपति चंद्र ऑप्शन में नहीं है तो आप मिश्र बंधु लगा देना, क्योंकि आयोग द्वारा ज्यादा अंतर नहीं समझा जाता इनमें, लेकिन इनमें अंतर है ना। तो आप याद रख लेना, कभी आपसे प्रारंभिक काल पूछे और गणपति चंद्र ऑप्शन में नहीं है तो आप मिश्र बंधु लगा देना, और आपसे प्रारंभिक काल पूछे और गणपति चंद्रगुप्त और मिश्र बंधु दोनों ऑप्शन में है तो आपको गणपति चंद्रगुप्त लगाना है, ठीक है। इन दोनों स्थितियों में आपको तैयार रहना है। उसके बाद बात करेंगे अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल अपन ने याद किया था कि सर अपभ्रंश को धीरे से गोली मारो, अपभ्रंश को धीरे से गोली मारो, है ना, तेज से नहीं, अपभ्रंश को धीरे से गोली मारो। तो धीरे से बनेगा धीरेन्द्र वर्मा और गोली से बनेगा गुलेरी। तो आपको याद रख लेना, आदि काल को अपभ्रंश काल किसने कहा?
तो बोले सर अपभ्रंश को धीरे से गोली मारो, तो धीरेन्द्र वर्मा ने भी अपभ्रंश काल कहा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी अपभ्रंश काल कहा। याद रखो संक्रमण काल किसने कहा, तो संक्रमण काल हरिश्चंद्र वर्मा और दोस्तों राम खेलावन पांडे। खेला बोले खेलन को गए थे तो क्या हो जाता संक्रमण। आपने देखा होगा एक ऐड आती है, बोले खेलने गए थे तो कीटाणु हो जाती, कीटाणु है ना, तो खेलने को गए थे तो क्या हो गया, बोले सर संक्रमण हो गया। तो राम खेला तो क्या हो गया, राम खेला तो संक्रमण हो गया। ठीक है, ये आपको याद करना है। हरिश्चंद्र वर्मा भी याद रख लेना। ठीक है, ये याद रख लेना कुरैशी जी, ये नाम का अंतर है आरंभ और प्रारंभ में, है ना, तो अपन को याद रख लेना है। आरंभ मतलब अपन देखते हैं कि आरंभ काल से, है ना, अपन देखते ना कि जैसे कोई मैच होता है, जैसे मान के चलो कि ये मैच हुआ, है ना, और ये हुआ, तो अपन दोस्तों जब मैच होता तो बोले हम तो आरंभिक काल से ही उसे जानते हैं। तब इनका यूज अलग अलग होता है। कोई कार्य अपन शुरू करते हैं तब वहां पर अपन प्रारंभ का यूज करते हैं कि प्रारंभ करो, है ना, और अधिकांशतः अपन ने देखा होगा कि हम आरंभ से ही उन्हें जानते हैं या आरंभ काल से ही ये परंपरा चली आ रही। तो इसका दोस्तों याद रख लेना, इसका यूज अलग अलग थोड़ा सा हो जाता, बाकी इसका कोई अपन को जानना नहीं है, पंडित नहीं बनना, सिर्फ इतना याद करना है कि आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने। ठीक है, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद ने। वीर काल तो अपन ने देखा कि सर वीर काल किसने कहा, विश्व में तो वीरों की पूजा होती है कि नहीं होती, वीरों की पूजा होती है विश्व में, तो वीर काल कौन कहेगा, विश्वनाथ प्रसाद कहेंगे। ठीक है, ये अपन को याद कर लेना। आधार काल देखो, आधार काल मोहन अवस्थी, है ना, जब अपने कमलदीप जी क्या हो जाएंगे, अवस्थी, इनकी जो अवस्था है वो हो जाएगी 75 साल की, जब इनको एक आधार की जरूरत पड़ेगी। आधार कौन सा, बोले सर आधार कार्ड नहीं, है ना, एक लाठी का आधार लेते ना, जब व्यक्ति की अवस्था हो जाती है तो बोले हमारी लाठी, अपन बोलते ना एकमात्र सहारा, है ना, एकमात्र सहारा। तो अपन याद रख लेना कि सर आधार की जरूरत होती है अगर अवस्था क्या हो जाए 80-85 की हो जाए, तो अवस्था से मोहन अवस्थी और आधार काल कहा था, या मोहन अवस्थी का बोले सर आधार कार्ड बनवाना है, ऐसे भी याद कर लेना। मोहन का आधार कार्ड ऐसे भी याद कर सकते हो। तो आधार काल मोहन अवस्थी। अंधकार पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, है ना, बोले सर पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा अगर सूर्य नहीं उगेगा, तो पृथ्वी पर क्या छा जाएगा, अंधकार। तो अंधकार काल कौन कहेगा, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ कहेंगे। इनको याद करना है दोस्तों, ये आपसे पूछा जाएगा। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र, अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी धीरेन्द्र वर्मा, संक्रमण काल हरिश्चंद्र वर्मा राम खेलावन पांडे, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आधार काल मोहन अवस्थी, है ना, ये भी अपन को याद कर लेना है। और दोस्तों ये अंधकार काल यानी पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, इन चीजों को अपन याद करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। सुमन राजे का वो अलग है, सुमन राजे ने भी माना, उसको अपन पढ़ेंगे आगे। यहां सुमन राजे का भी आएगा, आपका चिंता नहीं करो, है ना, इस सुमन राजे का भी आएगा दोस्तों, है ना। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ हो गए, आधार काल हो गए, उन्होंने भी माना, इसको भी अपन को याद करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें और कल अपन फिर से दोस्तों यहां पर पढ़ेंगे। एक बार अपन लोग क्या कर लें, इसको दोहरा लें, क्योंकि नामकरण से, काल विभाजन से, है ना, हिंदी के प्रथम कवि से, यहां से रचनाएं पूछी जाए, यहां से क्वेश्चन आपके बनते ही। हिंदी का प्रथम कवि कौन है, आदिकाल का नामकरण, यहां से क्वेश्चन आता है ना। और दोस्तों काल विभाजन से क्वेश्चन आते हैं, यहां से एक ना एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आपको पक्का कर लेना है। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद, फिर अपन मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। और दोस्तों बने रहें अभी तक। और दोस्तों आज 7 तारीख है, अपनी जो फीस थी उसकी आज अंतिम तारीख थी, इसके बाद फीस बढ़ जाएगी, तो अपने आसपास के जितने भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं दोस्तों, सारी फीसों की इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद। आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।